हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग झूठ बोलने में झिझकते नहीं हैं। बड़ी तेजी से मन चढ़े ये कसम खाए गीता का, इसके बाद शुरू हो जाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अन्याय क्या है? मर्यादा है। मर्यादा का उल्लंघन ही अपराध है। देखिए, बदलाव तो मेरे पूरे न्याय सिस्टम में होना चाहिए। मैंने यह अनुभव किया कि जिसको जहां जाना होता है प्रकृति उसी दिशा में खींच कर ले जाती है। कहा जाता है ना कि पिता जो नहीं कर पाता अपने पुत्र से उम्मीद करता है कि मेरा पुत्र करे, वो सपने को हाँ पुत्र भी करे। किसी व्यक्ति का कद कैसे तय किया जाए? उसके द्वारा बनाए गए हवेली से या उसके द्वारा किए गए कार्यों से? मुश्किल हो जाता है ना तय कर पाना किसी व्यक्ति का कद। हाँ, यह दुविधा हमारे सामने भी थी और यह दुविधा और बड़ी हो जाती है जब सामने बैठा व्यक्ति अंदर से जितना बाहर बड़ा है उससे ज्यादा अंदर से विशाल है। हम वंदे भारत के इस नूतन प्रोग्राम बतकही में स्वागत कर रहे हैं श्री विष्णुदेव उपाध्याय जी का। आप कैमूर भभुआ के सोंढेरा गांव से जुड़े हैं और न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस नए कार्यक्रम। धन्यवाद सर। समाज के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। इस बतकही के बाद बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कृपया दर्शकों को अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन गांव में ही बीता। वैसे पिताजी नौकरी में थे, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के मैनेजर थे। बड़े पिताजी हमारे कुदरा हाई स्कूल में शिक्षक थे। उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग गांव में ही पले बढ़े और गांव के बेसिक स्कूल तीसरा वर्ग तक था, वहीं हमारी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई। तीसरी के बाद हम लोग भभुआ मोहनिया जो सड़क है उसके बगल में रतवार स्कूल था, कक्षा 5 तक। 2 कक्षा वहां पढ़ाई हुई, चौथी और 5वीं। इसके बाद फिर चले गए मोहनिया हाई स्कूल में छठा से लेके और माध्यमिक तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद फिर भभुआ पटेल कॉलेज में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज से आईए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से किया। इसके बाद फिर चला गया में अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से मैंने एलएलबी की पढ़ाई की। फिर मगध यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। फिर पुनः भभुआ में आकर वकालत शुरू किया। ठीक है सर। होता क्या है कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां जब तक कोई ऐसी घटना न हो या कोई ऐसा वाकया न हो तब तक हम कुछ बड़ा के बारे में नहीं सोचते हैं सर। क्या ऐसा कुछ घटना या क्यों आपकी तरफ आपका रुझान न्यायपालिका की तरफ गया? देखिए, परिवार में सारे लोग पढ़े लिखे थे। पोस्ट ग्रेजुएट से कम हमारे घर में कोई नहीं था। मेरी 2 बहनें भी पीएचडी हैं, जिसमें से एक संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष मगध यूनिवर्सिटी के पद से सेवानिवृत्त हुई। मेरे चाचा मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से जोग्राफी के प्रोफेसर पद से रिटायर किए। मेरी एक बहन भभुआ इंटर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही। तो पढ़ाई तो हमारा एक नैसर्गिक था हमारे यहाँ। उसके पहले भी हमारे दादा परदादा भी यहाँ स्कूल पाठशाला चलाते थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई तो विरासत में मिली। न्याय के प्रति होने का एक कारण था कि मैं जब पटेल कॉलेज में इंटर का छात्र था तो एक मनी लैंडिंग का केस था जो मेरे बड़े पिताजी किए थे। एक पड़ोसी थे, पैसा लिए थे, नहीं दे रहे थे उन्हें के ऊपर। तो उस दौरान क्योंकि वो हाई स्कूल में थे, अपने जा नहीं पाते थे, तो मैं जब स्कूल जाने लगता था तो कहते थे कि जाकर जरा सा वकील साहब को फीस दे दीजिएगा। तो मैं भभुआ कचहरी में पहली बार कदम रखा जब इंटर में मैं गया। उस समय फीस देने के लिए गया। ज्वाला प्रसाद सिविल के वकील हुआ करते थे। तो कभी उनको खोजते खोजते कोर्ट में जाना पड़ा। तो कोर्ट में देखे एक सत्यदेव शर्मा करके थे, बड़ी विद्वान जज थे। वो जब बैठते थे उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता था।
तो लगता था कि मुझे भी जज बना। माँ भी कभी कभी एक पिताजी के साथ रहती थी, तो एक जज साहब गाड़ी से आते, ऐसे आते हैं, तो कहानी सुनाते थे जज की, जज कैसे रहते थे। तो मुझे लगता था कि जज बनना चाहिए। मैं यहीं से इंस्पायर हुआ। ठीक है, जज पढ़ाई विरासत में मिले, इंस्पायर हुए, लेकिन सपना में कहीं कहीं परिवार के पॉज करेंगे, आपकी परिवार की पृष्ठभूमि शैक्षणिक रही है, लेकिन फिर भी किसी पद को पाने के लिए एक तो सपना साकारित करना होता है और उस सपने को हकीकत में बदलना पड़ता है। और सब कोई अपने अपने हिस्से की अपने जिंदगी के अपने अपने हिस्से का संघर्ष जीता है। आपके जीवन में कौन कौन से संघर्ष रहे और उन संघर्षों ने आपको कैसे संवारा? एक गृहस्थ परिवार के भी थे, साथ में गृहस्थी भी होती थी। कुछ ऐसी परिस्थिति भी आई जिसको मैं बताना नहीं चाहूंगा, बहुत पर्सनल है। उस परिस्थिति के कारण थोड़ी सी आर्थिक परेशानी मुझे थी, और उस आर्थिक परेशानी में आगे बढ़ना बड़ा कठिन काम था। अगल बगल का माहौल भी ग्रामीण इस तरह का नहीं होता है कि लोग उससे इंस्पायर होकर कुछ अच्छे काम कर सके। कुछ ईश्वर की कृपा भी होती है। जिसको जहां जाना होता है, मैं यह देखा, मैंने यह अनुभव किया कि जिसको जहां जाना होता है, प्रकृति उसी दिशा में खींच कर ले जाती है। एक बचपन की बात तो मैंने जज के बारे में बताया, लेकिन सच्चाई है कि फिर मेरा ध्यान उधर से एकदम हट गया था ही नहीं। क्योंकि शिक्षक देखते थे, प्रोफेसर देखते थे, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि आगे चलकर प्रोफेसर बने। किसी कारणवश मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि वो हम ला करें। मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि दूर दूर तक मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं था इस विभाग के साथ। लेकिन वो एक पार्ट ला पढ़ के छोड़ चुके थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि नहीं मैं पढ़ूं। तो कहा जाता है ना कि पिता जो नहीं कर पाता अपने पुत्र से उम्मीद करता है कि मेरा पुत्र करे, वो सपने को पुत्र भी करे। उसी क्रम में मुझे लाभ पढ़ना पड़ा। तो मैं लाभ पढ़ने लगा तो हमको बहुत रुचि आने लगी। जब पढ़ने लगा तो बहुत रुचि लगा, मुझे लगा कि इसमें इससे समाज को कुछ दिया जा सकता है, अच्छी चीजें दी जा सकती है। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी की तो आर्थिक तंगी की बात थी, लेकिन उस समय वकालत इतना कठिन नहीं हुआ करता था जो आज संघर्ष कहीं ज्यादा है। कम लड़के पढ़ते थे, कम था। फिर जैसे ही मैंने पास किया, कचहरी जाने लगा तो यहाँ तो जाने पर कुछ कुछ काम कर लेता था। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया मिल जाया करता था। उसी में अपना गुजारा शुरू हुआ। फिर मुकाम आगे बढ़ते गया इसी तरह से। अभी फिलहाल में सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव किए। आप भी एक न्यायाधीश रह चुके हैं। आप इन बदलावों से कितना संतुष्ट हैं और इसमें कौन कौन से और बदलाव होने चाहिए या किन किन बदलावों को नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, बदलाव तो मेरे पूरे न्याय सिस्टम में होना चाहिए। यह अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है। आज कोई भी व्यक्ति जब कानून बनाता है तो उसके मन की बात, उसकी सोच, सारी चीजें उस कानून में आती हैं। भारत के लोगों का जो विचारधारा और मन है वो इंग्लैंड और अमेरिका से पूरी तरह से भिन्न है। तो हमारी समझ से इसमें और व्यापक चेंजेज होने चाहिए, और भारतीय जो परंपरा है, जो मर्यादा है, जो विचार है, उसके अनुरूप कानून बनने चाहिए। लेकिन भारत तो विविधताओं का देश है और हमारे यहाँ हर जगह पर परंपराएं बदल जाती हैं।
तो फिर एकल कानून की अवधारणा को हम लोग कैसे विकसित कर पाएंगे? एकदम विकसित किया जा सकता है। हमारे यहाँ आप पढ़े होंगे, एक कहानी थी पंच परमेश्वर, प्रेमचंद। शायद प्रेमचंद की सबने पढ़ा लगा। अब प्रेमचंद कानून के कितने ज्ञाता थे ये सबको मालूम है, एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति ने कानून की इतनी अच्छी अवधारणा कर दी कि आपको उतना अन्यत्र कहीं मिलेगा। उसके पात्रों को याद कीजिए, उसके पात्रों में एक अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, एक खाला थी उसकी मौसी, एक समझू साहू, इतने पात्र थे उसमें। जुम्मन अपनी खाला को पहले बहुत खिलाता पिलाता था, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था। इसके बाद जब जमीन उमीन लिखवा लिया तो घर से निकाल दिया। कहानी से शुरू होती है। वो चारों तरफ फरियाद लगाती है, फरियाद के क्रम में पहुंचती है अलगू के पास। अलगू और जुम्मन मित्र है। कहती है कि तुम मेरा पंच बन जाओ। वो कहता है कि वो मेरा मित्र है, हम पंच कैसे बने। अंत में कहती है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। पंच बन जाती है, पंच बन जाता है अलगू, पंच बन जाता है और जब जुम्मन के खिलाफ फैसला देता है, जुम्मन को बहुत दुख होता है। दोनों मित्र एकदम एक दूसरे से इतने अलग हो गए जैसे मित्रता थी ही नहीं कभी। अंत में अलगू का एक बैल था जिसको समझू साहू को बेचे हुए था, उससे कई वो काम लेता था, पैसा नहीं दिया था, अंत में वो बैल मर गया। उसके लिए फिर पंचायती हुई। पंचायती में अब जुम्मन जो है को समझू साहू ने पंच बना दिया। कहा कि इसलिए पंच ही रहेगा कि खिलाफ फैसला दिया है तो ये हमारे पक्ष में। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठा, पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठा, कहने का अर्थ ही था पंच, तो उसका भाव बदल गया और वो अलगू के पक्ष में फैसला दिया। कुर्सी से एक और सवाल याद आया। न्यायपालिका बड़ा कुशलता का कार्य है। नौकरी करते समय दबाव भी बहुत आते होंगे, कैसे झेलते थे उन दबावों को आप? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है न्यायिक स्वविवेक, जिसे जुडिशियल कॉन्शस कहते हैं। हमारे नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किस चीज के लिए होता है? अरे सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस रट के सब जाता है। इंटरव्यू इसी चीज की होनी चाहिए कि किस व्यक्ति में जुडिशियल कॉन्शस कितना तीव्र है। वो पता एक बच्चे को भी लग जाता है। पहले एक मैं अपनी वाकया सुनाता हूं बचपन की। मेरे दादाजी 2 मिठाई दिए, एक बड़ा था एक छोटा था, और मेरा छोटा भाई, चचेरा भाई 2.5 साल का, उसके बारे में बोले कि एक अपने ले लीजिए, एक उसको दे दीजिए। मैं उसको देने के लिए गया। हमारे दाहिने हाथ में बड़ी मिठाई थी और बाएं हाथ में छोटी मिठाई थी। एक बार मैंने सोचा कि छोटका उसको दूं, मेरा जुडिशियल कॉन्शस जगा और मैंने कहा कि नहीं, छोटा इसको बड़ा देना चाहिए, तो मैंने बड़ा दे दिया। मेरे दादाजी ने उसी समय कहा था कि एक दिन अच्छा जज बनेगा। ठीक है। कभी कभी कुछ आपके जो कार्य होते हैं वो किसी को फायदा पहुंचाते हैं तो किसी को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, और आपके कलम का एक निर्णय किसी को जेल के सलाखों के पीछे कर देगा, किसी को कैपिटल पनिशमेंट के रूप में बदल देगा। कभी आपको इस बात का डर नहीं लगा कि हम सामने वाले अपराधी को जो सजा सुना रहे हैं कल को हमें या हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ऐसा भय मुझे कभी नहीं हो। क्यों? देखिए, जो सच्चे मन से न्याय करता है उसकी रेज जो है उस डॉग में खड़े अभियुक्त तक जाती है, और वो समझता है कि यह व्यक्ति जो न्याय कर रहा है वो जानता है कि वो क्या न्याय करेगा, वो भी समझता है। दिक्कत तब होती है कि न्याय की जो अपेक्षा करता है उसे इतर न्याय हो जाए, क्योंकि उसमें भी जुडिशियल कॉन्शस है। वो जानता है कि ये अपराध है, किए हूं मैं, और इसका दंड यही है, इसलिए वो न्यायाधीशों को कुछ नहीं करता है। कभी कभी
बड़ा मुश्किल हो जाता है ये निर्णय कर पाना कि एक तरफ कानून है, कानून कहता है कि नहीं इसको अपराधी साबित कर दो, एक तरफ अंतरात्मा है जो कहती है कि नहीं ये अपराधी नहीं है। कैसे निकलते हैं इस उलझन से? एक बात है, जब कोई केस ले जाता है वो खाते बैठते उठते सोते वो सारी गुत्थियां उसके दिमाग पर घूमती रहती है जब तक वो निर्णय नहीं दे देता है। तो वो इतना उसको अंतर मन में संघर्ष करता है उसको लेकर, जो 7 दिन 10 दिन 15 दिन का जो समय दिया जाता है वो इसीलिए होता है, उतना संघर्ष करता है मन उसमें। एक मैं वाकया सुनाता हूँ। मैं उस समय मजिस्ट्रेट हुआ करता था मोतिहारी में। एक मुस्लिम लेडी, उसकी माँ अपनी बेटी को ले आती थी। उस बेटी को 5-6 साल का बच्चा था। वो बच्चा अवैध था। वो कहती थी कि इसका बाप फला व्यक्ति है। वो कहता था कि नहीं, नहीं है। और उसी के लिए खोरिश के लिए मेंटेनेंस के लिए उसने केस किया था। सामने वाला डिनाई कर रहा है, वो कह रहे कि इसी का बेटा है। एविडेंस दोनों तरफ से आ रहे हैं, मौखिक एविडेंस। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग झूठ बोलने में झिझकते नहीं हैं। बड़ी तेजी से मन चढ़े कसम खाए गीता का, इसके बाद शुरू हो जाते हैं लोग झूठ बोलना। एक तौर से उनको जरा सा भी झेप नहीं होती। अब उसमें से खोजना कि सही क्या है, जबकि दोनों पक्ष बोल रहे हैं। उसकी मां गवाही देने आई तो कुछ सवाल किया उसकी मां से। उस सवाल से उसकी मां तिलमिला गई। तिलमिलाकर उसके जवाब जो देने दिया उसने कहा कि मन तो करता कि अब नहीं अपनों गला घोट लें, ये जलालत बर्दाश्त नहीं होगा। हमको लगा कि कोई भी औरत इस तरह की बात, कारुणिक बात कोर्ट में बोल रही है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं होने का कोई कारण नहीं है कि सच्चाई नहीं है। और मैंने उसको आधार बनाया, उस शब्द को बाजाबता गवाही में कोड किया। उसकी मन स्थिति को पूरा कोड किया, जो यही लोग नहीं करते हैं, कुछ करना चाहिए। और मैंने उस पर फैसला दिया, उसके पक्ष में फैसला दिया। 700 रुपए महीने का उस समय बहुत हुआ करता था। ठीक है, फैसला आपने किया। एक बात आपने बोला कि भारत के लोग झूठ बड़ी बोलते हैं, तो ये वकील लोग सफेद कपड़े के ऊपर काला कोट क्यों पहनते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि वकील आते कहां से हैं? समाज से आते हैं। समाज से आते हैं। तो समाज ही तो आईना है। ये मैं झूठ इसलिए बोला कि अब देखिएगा कि हर काल में एक आदमी का बड़ा नाम हुआ। जैसे द्वापर में युधिष्ठिर का है कि कभी झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब का बाकी लोग झूठ बोलते थे। ऐसे लोग तो दुनिया के दूसरे देशों में पैदा नहीं हुए। सत्य हरिश्चंद्र हुए सतयुग में। इसी मत का मतलब कि वही एक सत्य बोलते थे, सतयुग में भी लोग झूठ बोलते थे, जबकि सत्य जया युग था तभी ना। नहीं तो और लोगों का नाम होता, एक ही आदमी का नाम क्यों होता? तो ये चूंकि हमारी ये, इसीलिए हमारे यहाँ ये स्लोगन दिया गया है कि सत्य बराबर, सच के बराबर कोई तप नहीं, सत्यम वदः, सत्य पर ही, इसलिए कि लोग झूठ बोलते हैं यहाँ। और इसका तो न्यायपालिका में तो देखो कभी कभी बहुत खीज होती थी, लोगों के झूठ बोलने के अंदाज को देखकर बड़ी खीज होती थी कि कैसे लोग आकर कसम खाकर, और एकदम साफ झलक रहा है कि झूठ, चारों ओर से गोली मारी रही है, इधर हुआ उधर हुआ, उसको एक को गोली नहीं लगा। तो हम कभी कभी पूछते थे कि यार फिल्मों में भी कभी कभी हीरो को गोली लग जाती है, यहाँ तो लग ही नहीं रही है कभी। ठीक है, एक और सवाल मेरा रह गया है कि क्या राम के आदर्शों से भी न्यायपालिकाओं को कुछ ऊर्जा मिल सकती है क्या? एकदम मिल सकती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अन्याय क्या है? मर्यादा है।
मर्यादा का उल्लंघन ही अपराध है। कानूनी भाषा में कानूनी मर्यादा का उल्लंघन अपराध है। कानून ने एक मर्यादा बना दिया। कानून ने मर्यादा बना दिया कि एक हिंदू को एक औरत के सिवा दूसरे के साथ दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता उसके जीवन काल में। ये तो मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इसको निभाया है। एक पत्नी मर्यादा है, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है और सब लोग समय के डोर में बंधे हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित थे श्री विष्णुदेव उपाध्याय जी। दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा नया नवेला प्रोग्राम बतकही वंदे भारत समाचार के इस खास एपिसोड में? हमने कोशिश किया माननीय न्यायाधीश से सभी बातों को जानने का। ये इंटरव्यू आगे भी चलता रहेगा। तब तक जो सुझाव है आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।